लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव जीतने के लिए सभी दल अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने से पहले टिकट पाने की ताकत लगानी पड़ती है। आज हम बात करते हैं लोकसभा भदोही की। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों की तरह भदोही में भी भाजपा का टिकट पाने की होड़ लगी हुई है। लोगों के मन में एक सवाल हमेशा उमड़ता रहता है कि इस बार भाजपा टिकट किसे देगी। खैर, यह एक अलग विषय है। आज हम बात करेंगे 2019 में भदोही से सांसद चुने गए रमेश चंद्र बिंद की। 2024 का चुनाव आते ही कुछ लोगों द्वारा उन्हें ब्राह्मण विरोधी करार दिया जाने लगा है। हालांकि वे ब्राह्मण विरोधी कैसे हैं, इसका प्रमाण किसी के पास है कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। आज हमने भदोही के वरिष्ठ नेताओं, पत्रकारों से इसी मुद्दे पर बात की। सांसद का पिछला कार्यकाल कैसा रहा, जात या धर्म के आधार पर किसी के साथ व्यवहार किया, जात के आधार पर पक्षपात का आरोप लगा या नहीं। आइए पहले नजर डालते हैं भदोही लोकसभा के 2019 में हुए चुनाव पर। भदोही लोकसभा में रमेश चंद्र बिंद से पहले 2014 के आम लोकसभा चुनाव में बीरेन्द्र सिंह मस्त सांसद चुने गए थे। 2019 का चुनाव आया तो भदोही के कुछ ब्राह्मण नेताओं की लॉबी मस्त का विरोध करने में जुट गई। मस्त को बलिया लोकसभा से टिकट भाजपा ने दे दिया। फिर भी भदोही में किसी ब्राह्मण नेता को टिकट नहीं मिला, बल्कि भाजपा ने रमेश चंद्र बिंद को चुनाव मैदान में उतारा, जिसका असर यह हुआ कि भाजपा से दूर रहने वाले बिंद वोटर भी रमेश बिंद के साथ खड़े नजर आए और उन्हें 5 लाख से अधिक मत मिले। रमेश बिंद ने लगभग 44,000 के रिकॉर्ड मतों से बसपा के रंगनाथ मिश्र को पराजित किया। इसे रिकॉर्ड इसलिए भी कहा जा सकता है कि 2019 में रंगनाथ मिश्रा सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी थे। इसके बावजूद भी दलित, मुस्लिम और यादव मतों का समीकरण रंगनाथ मिश्रा को नहीं जिता पाया और रमेश चंद्र बिंद बाजी मार ले गए। यदि सांसद रमेश चंद्र बिंद के विकास कार्यों की समीक्षा करें तो दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार उन्होंने 5 साल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत 48 कार्य, 86 अन्य सड़कों का निर्माण, 40 सांसद आदर्श गांव में ओपन जिम, आंगनबाड़ी और इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। भदोही रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का कार्य, 2 रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी, मछली शहर से वाराणसी नेशनल हाईवे, वेटरनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अलावा सुरियावा में कामायनी और ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर शिवगंगा ट्रेन के ठहराव की बात की जाती है। बताया जाता है कि सांसद निधि के पूरे धन का उपयोग गांव के विकास कार्य पर ही खर्च किया। किसी स्कूल या विद्यालय के कमरे के लिए उन्होंने कोई धन नहीं मुहैया कराया। रमेश चंद्र बिंद पिछड़ों के एक मजबूत नेता माने जाते हैं। सिर्फ बिंद बिरादरी में ही नहीं, बल्कि दूसरी पिछड़ी जातियों में रमेश चंद्र बिंद की गहरी पैठ है। इस बात को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि वे मिर्जापुर के मछवा विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक चुने गए थे। इसके बावजूद भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। पिछड़ों और दलितों में अच्छी पैठ को देखते हुए ही भाजपा ने रमेश बिंद को भदोही लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा था और वे भाजपा की उम्मीदों पर भी खरे उतरे थे। पूर्व में बसपा विधायक रहने के कारण रमेश बिंद भदोही में भी आते जाते रहते थे। बताया जाता है कि इसी कारण भदोही के दलित वोटरों में भी उनकी गहरी पैठ थी, जिसका लाभ भाजपा को वोट के रूप में मिला। भाजपा को अपने बेस वोटर सवर्णों का साथ तो मिलता ही है, किंतु बिंद बिरादरी से प्रत्याशी होने के कारण ब्राह्मण के बाद भदोही लोकसभा में सबसे अधिक बिंद बिरादरी का वोट भी भाजपा के खाते में आ गया था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संयुक्त वोट एक जगह पड़ने के बाद भी भाजपा अच्छे मतों से जीत गई। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रमेश चंद्र बिंद का एक कथित वीडियो वायरल करके विरोध जताया गया था। उद्देश्य यही था कि ब्राह्मण मतों को भड़काकर भाजपा से दूर कर दिया जाए। हालांकि जांच के बाद उस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई। वीडियो फर्जी होने की जानकारी गूगल विकिपीडिया पर दी गई है। तमाम अफवाहों को कुछ ब्राह्मण नेताओं ने हवा जरूर दी, किंतु उसका कोई भी असर मतदाताओं पर नहीं दिखा। चुनाव प्रचार के दौरान जब रमेश चंद्र बिंद ब्राह्मण बस्तियों में गए तो उनके व्यवहार को देखकर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद ही दिया। मोदी लहर ने भाजपा के बेस वोटर को बांधे रखा और बिंद के साथ कुछ दलित वोटर जातिगत आंकड़ों के आधार पर प्रत्याशी के साथ आ गए, जिसका असर यह हुआ कि भाजपा ने भदोही पर फतह हासिल कर लिया। वरिष्ठ मजदूर नेता लालजी यादव कहते हैं कि रमेश चंद्र बिंद के पिछले 5 साल के कार्यकाल को यदि अच्छा न कहा जाए तो बुरा भी नहीं कहा जा सकता। 5 साल तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी जात के विरोध में उन्होंने किसी की गलत पैरवी की हो।
दूसरे नेताओं की तरह कभी थाने जाकर जिद पर नहीं अड़े, संतुलन बनाए रखा और सभी को सम्मान दिया। 5 साल में कभी किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कि रमेश चंद्र बिंद जो है, काम जो करना था किए, नहीं किए वो अलग की बात है, लेकिन पिछड़ों का कोई नुकसान नहीं किए हैं। हमारे नॉलेज में नहीं आया है कि वो व्यक्तिगत ईगो बना करके किसी के पक्ष में बाही मोड़ते हुए थाने पर बैठ गए हों या एसपी के यहाँ बैठ गए हों कि यही होना है। ऐसा तो न देखने में न सुनने में नहीं आया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को ढकेलने की परंपरा भी है। ऐसा होता रहा है और होता भी रहेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनीत बरनवाल ने कहा कि सांसद रमेश चंद्र बिंद का पूरा कार्यकाल गैर विवादित रहा है। जात या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाई दिया। बसपा में रहने के दौरान पार्टी की नीतियों के चलते भले ही कोई विवाद रहा हो, किंतु जब से भाजपा में आए हैं सभी को बराबर सम्मान दिया है। चूंकि रमेश बिंद जी 2019 से भाजपा की राजनीति शुरू की है और आज तक न संगठन में, न सत्ता में, न सांसद होने का कोई बहुत गुरूर नहीं किया उन्होंने। और वो जो उपस्थित रहते थे तो कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलते थे। ब्राह्मण विरोधी है ऐसा कहीं कोई आक्षेप है नहीं। उनके साथ परमानेंट कई ब्राह्मण से चेहरा चल भी रहा है इस जिले का। फिर 19 से 24 के कार्यकाल के बीच माननीय सांसद रमेश चंद्र बिंद जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक समीक्षक लक्ष्मी शंकर पांडे भी सांसद रमेश चंद्र बिंद के ऊपर लगे जातिगत भेदभाव को राजनीतिक साजिश करार देते हैं। वे कहते हैं कि यह सब सियासत के तहत अपने निजी लाभ के लिए कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, जबकि रमेश बिंद का कार्यकाल विवाद रहित रहा है। वहीं सांसद रमेश बिंद जी के ऊपर चाहे जो भी आरोप लगाया जाए, जो भी कह रहे होंगे, मुझे तो ये लगा पूरा 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद कि कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, या उनके द्वारा ऐसा कुछ किया तो नहीं गया जहां ये लगा हो कि वो ब्राह्मण विरोधी हो या किसी और अन्य कास्ट के विरोधी हो। प्रोग्रामों में हम दूर दराज से देखे, चूँकि सीधा हमारा उनका संपर्क नहीं रहा, और लेकिन वो जिससे भी मिले बड़े आत्मीयता से मिले, जो भी जाते थे बड़े सम्मान से मिलते थे। तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है को कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते थे? क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो भी है, सार्वजनिक बातें जो होती हैं, सार्वजनिक स्थल पे जो बातें होती हैं वही मायने रखती हैं। तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया। सबसे आत्मीयता से, प्रेम से मिलते हुए देखा गया। तो कैसे कहा जाए कि सांसद रमेश बिंद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं या और स्थानीय लोगों की उपेक्षा करते हैं? पूरे कार्यकाल में कोई एक भी व्यक्ति मुझे ये भी नहीं कहता सुना गया कि हम गए थे उनके फला कार्य के लिए, फला मदद के लिए, और उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मुझे जिस कार्य के हटा दिया। ऐसा भी तो कहीं से सुनने को नहीं मिला। तो अनायास किसी शख्सियत पर कोई अंगुली उठाना ये उचित तो नहीं लगता। भाजपा में भदोही लोकसभा प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर जारी है। अभी तक उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। ब्राह्मण नेता अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन पार्टी जमीनी तौर पर सभी दावेदारों की छानबीन पर जुटी है। भाजपा को एक ऐसा मजबूत प्रत्याशी चाहिए जो भदोही की सीट पर कमल का फूल खिला सके। गर्मी के मौसम में भले ही तालाब पोखरे सूख गए हों, लेकिन वोटरों की तपिश में कहीं कमल के फूल खिलने से न रह जाएं, इसका ध्यान भी पार्टी रख रही है। भदोही के ब्राह्मण नेताओं में राकेश और पप्पू तिवारी ब्राह्मणों में ही नहीं बल्कि सभी जाति वर्ग के वोटरों में मजबूत पकड़ रखते हैं। भदोही के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जब उनसे वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उनके कार्यकाल को बेहतरीन बताते हुए जातिगत भेदभाव से दूर रहकर काम करने की बात कही। सांसद जी के ऊपर पूरी लोकसभा में जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी विवादित मामले में हमारे पार्टी के सांसद रमेश चंद्र बिंद जी हस्तक्षेप नहीं किए हैं। इसके पहले क्या था मुझे कोई जानकारी नहीं। 5 साल जब मेरे जनपद में है, जनपद में किसी जातिगत आधार पर जातिगत विवाद में रमेश चंद्र बिंद नहीं पड़े।
भाजपा के एक ब्राह्मण नेता तो यहां तक बोलते हैं कि भदोही के ब्राह्मण नेता सर्वेक्षण में इसलिए पिछड़ रहे हैं कि वे आपस में ही गुटबंदी के शिकार हैं, एक दूसरे का पर काटने में लगे हुए हैं। ब्राह्मणों में भदोही के कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वे बताते हैं कि भदोही में संख्या के आधार पर देखा जाए तो कागज में सबसे अधिक वोट ब्राह्मणों के हैं, किंतु अधिकतर ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत आदि शहरों में रहते हैं। बाहर रहने वाले ब्राह्मण मतदाताओं में 50% से ऐसे मतदाता हैं जो बाहर हैं। इसके आधार पर उनका वोट कितना बूथ तक जाता है, यह भी एक सोचनीय विषय है। दूसरी तरफ दलित या पिछड़े वर्ग के अधिक लोग जिले में ही रहते हैं, यहाँ के कालीन उद्योग से जुड़े हैं और मतदान करने की जो जिज्ञासा होती है वो दलित और पिछड़ों जातियों में ज्यादा होती है, जबकि सवर्णों में उतनी जिज्ञासा नहीं देखी जाती लोकसभा या विधानसभा चुनाव में। दावेदार कई हैं, सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, किंतु भाजपा उसी को अपना सेनापति बनाएगी जो भदोही लोकसभा सीट को जीतकर भाजपा की झोली में डाल सके। टिकट में देरी होने का एक कारण यह भी है कि भदोही लोकसभा सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए इस सीट की जीत या हार का असर मोदी की लोकप्रियता पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि दावेदारी या गुटबंदी से दूर रहकर भाजपा ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहेगी जो सवर्णों के साथ दलितों और पिछड़ों में भी मजबूत पकड़ बना सके।